नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला और खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं एक बहुत ही खास मेहमान से। हर बार हम अलग अलग एपिसोड में एक अलग ही शख्सियत से आपको मुखातिब कराते हैं और उनकी जर्नी के बारे में, क्या कुछ उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आज की अगर बात करें तो आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ में स्टूडियो पर मौजूद है जानवी पांडे जी। जानवी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जानवी जी के बारे में हम आपको बता दें कि वो लेखिका हैं, अनुवादक हैं, कवित्री हैं और विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात आती है तो वो हर बार बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लेती हैं और काफ़ी बेबाकी से अपनी राय भी इस पर रखती हैं और बहुत लंबे समय से वो इस पर काम भी कर रही है। हाल ही में उनकी किताब भी आई है, आई गिफ्ट यू अ रेनबो। ये एक खास किताब उनकी हाल ही में लॉन्च हुई है। इस किताब के बारे में भी हम सिलसिलेवार उनसे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। तो जानवी जी, आपका नाम एक है लेकिन आपके काम अनेक हैं। बहुत सारी चीज़ें आप करती हैं, लेखिका भी हैं, आप लिखती भी हैं, कवित्री भी हैं और इसके बाद में आप अनुवादक भी हैं। हाल ही में आपकी किताब भी आई है। तो शुरुआत सबसे पहले, जो कि अमूमन ये चर्चा का विषय रहता है और शुरुआत इसी से होती कि आखिर इन सब की शुरुआत हुई कैसे, एक आम लड़की को कैसे लग गया ये कि इतना कुछ किया जा सकता है और करना चाहिए। नमस्कार। इसकी शुरुआत हमारे घर से हुई है, मेरे ननिहाल और ददेहाल के परिवेश से हुई है। मेरी माँ इस राज्य की प्रथम महिला डीलिट हैं, डॉक्टर ज्योति पांडे। पिता मेरे BHU MD मेडिसिन उन्होंने किया, BHU से MD में मेडिसिन में किया एंड उनका भी रुझान भाषा की तरफ था। माँ की तरफ से हिंदी में रुझान मेरा निरंतर बढ़ता रहा। जब निराला, मैथिली शरण गुप्त को और उनके बारे में, उनकी कहानियों को बताया जाता था हमें, पिता की तरफ से अंग्रेज़ी में मेरी रुचि जागी। चलिए, बिल्कुल। तो इस तरह से कविताओं की शुरुआत हुई है। जानवी जी, एक और बात ये भी निकल कर सामने आई कि आपके जो लैंग्वेज की जब बात आती है तो स्पेसिफिक आप काफ़ी कुछ है। आपकी हिंदी भी उतनी ही शुद्ध और क्लिष्ट हिंदी का उपयोग आप करती हैं अपने पोएम्स में, आप अपनी कविताओं में। इंग्लिश भी आपकी काफ़ी फ्लुएंट है और फिर जब बात छत्तीसगढ़ की आती है तो छत्तीसगढ़ी भी आपकी काफ़ी अच्छी है। तो तीनों ही लैंग्वेज में इतनी अच्छी पकड़ आखिर कैसे? ददेहाल के घर में छत्तीसगढ़ी का उपयोग होता है। मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, आज़ाद चौक ब्राह्मणपारा से हूँ। ननिहाल मेरा दुर्ग है। तो घर में, परिवेश में हमने एक बात सीखी कि भाषा माध्यम मात्र है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अगले व्यक्ति को बताने का एक माध्यम है, केवल जरिया है। हालांकि दुखद बात यह है कि अंग्रेज़ी एलीट लोगों की भाषा बनकर रह गई है। कहीं ना कहीं उसको हम केवल दूर से देखते हैं, हम उससे डरते हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। और यही कारण है कि मैं तीनों भाषाओं में लिखती हूँ, अंग्रेज़ी, छत्तीसगढ़ी और हिंदी, ताकि जो भी मैंने अपने गुरुओं से, अपने बड़े लोगों से सीखा है, उसको एक एक बच्चे बच्चे तक अपने पूरे विश्वास और सामर्थ्य के साथ मैं बांट सकूं। चलिए, एक एक करके हम आपके तीनों ही फील्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। आप क्योंकि लेखिका भी हैं, कवित्री भी हैं और फिर अनुवादक भी हैं। सबसे पहले लेखिका की जर्नी कैसे शुरू हुई और क्या कुछ अभी तक में ख़ास रहा है, ये पहले समझ लेते हैं आपसे। जी, तो जर्नी की शुरुआत होती है जब मैं क्लास 2 में थी, तब से मैंने लिखना शुरू किया। छोटी फ़नी कविताएं लिखती थी। भवानी की कृपा से घर का परिवार, घर के लोग ऐसे थे, नाना मेरे काफ़ी पढ़े लिखे थे, दादा थोड़े कम पढ़े लिखे थे, पर वो मुझे अक्सर कहते थे, बेटा मैंने अपने बेटे को BHU में भेजा, वो वहाँ पे MD मेडिसिन का टॉपर बना, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे घर की बेटियाँ, बेटे, हर कोई, ही वॉज वेरी जेंडर न्यूट्रल इन टर्म्स ऑफ गिविंग एजुकेशन। ही सेड, मेरे दादाजी कहते थे, एजुकेशन से बड़ा कोई रिडीमर नहीं होता, तो हमें अपने घर के एक एक बच्चे को पढ़ाना है। शुरुआत वहीं से हुई, पर्यावरण से शुरुआत होती है। चलिए, कहीं ना कहीं एक घर से खास लगाव और जुड़ाव आपका रहा है और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन घर से ही निकला है कि उसकी वजह से ही आपने इस अपनी जर्नी की शुरुआत की है। लेखिका के बारे में तो हमने आपसे जान लिया कि कहाँ से ये आपको शुरुआत आपकी हुई है। अनुवादक की जब बात आती है तो इसके बारे में भी हम आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कई बार ट्रांसलेटर, एज अ ट्रांसलेटर, ये काम काफ़ी मुश्किलों भरा रहता है। जो बात हम जिस पर्टिकुलर विषय में या लैंग्वेज में करते हैं, अगर वही बात हम इंग्लिश में करें तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, अगर उसको हिंदी कन्वर्ट करना होता है तो वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस हो जाता है। तो इसे आप कितना चैलेंजिंग के तौर पर देखती हैं और कैसे इस पर काम होता है? मुझे मेरे पिता हमेशा कहते थे कि जिसको वाइडर अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो अंग्रेज़ी से कभी अछूता रह नहीं सकता। अंग्रेज़ी जो नहीं जानेगा वो विश्व के संवाद से विहीन हो जाएगा, और अगर वैसा नहीं करना है तो अंग्रेज़ी जानना बहुत ज़रूरी है। किंतु अगर अपनों तक अपनी बात को रखना है, जो हमने कहीं पढ़ा,
अगर हमने विद्या अर्जित की को सीखा तो उसको अपनों से बिना बांटे कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। उनका ये कहना था कि अपनी चेतना को, अपने मन के उद्गार को हर हाल में हर व्यक्ति तक पहुंचाओ। अगर कुछ शुभ है तो शुभता का प्रचार होना, प्रसार होना आवश्यक है। अगर कोई किसी की विकलांगता को मिटाने में सहज रूप से अपना अगर सजेशन दे सकता है, हेल्प कर सकता है अपने समाज को, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए सुधारने में, तो ये हमको चेष्टा ज़रूर करनी चाहिए। इसलिए मैं अनुवादक बनी। चलिए, बिल्कुल, काफ़ी अच्छी और इंस्पायरिंग आपकी जर्नी यहाँ पर रही है। लेखिका के बारे में हमने जान लिया है, अनुवादक के तौर पर भी हमने आपको बतौर जान लिया है। कवित्री की अगर बात आती है तो बतौर कवित्री आप कैसे इस फील्ड को देखती हैं और इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? कैसे आपको लगा कि कविताएं लिखनी चाहिए, अपने बातों को कविता के माध्यम से रखनी चाहिए लोगों के बीच? मुझे कविताएं लिखने का शौक़ हमेशा से था। मेरी माँ क्योंकि हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई थी, मेरे पास बहुत शानदार प्रोफेसर्स थे। जब मैं मिरांडा हाउस गई मसूरी से पढ़ाई करने के बाद, 10th की पढ़ाई के बाद मैं दिल्ली चली गई जहाँ से मेरा स्कूल हुआ। क्वीन मेरीज़ में मैंने ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई की और मिरांडा हाउस में मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया। तो जो मेरी सोशो पॉलिटिकल अवेयरनेस आई और जो मेरा वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक नज़रिया बना, वो ख़ासकर डॉक्टर प्रतिभा जॉली, डॉक्टर पूर्णिमा रॉय जो मेरे प्रोफेसर्स थे, मेरे प्रिंसिपल मैडम थी, उनसे मिलके मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। वो ऐसी जगह है जिसने देश को शीला दीक्षित, मीरा नायर और मीरा कुमार दिया है। चलिए, बिल्कुल। मिरांडा हाउस में आपने अपनी आगे की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट की है। बात थोड़ी सी अगर क्षेत्रीय करें तो कुछ देर पहले भी बात ये भी हो रही थी कि आप छत्तीसगढ़ से आती हैं, रायपुर में आपका ननिहाल है, ददिहाल है, तो छत्तीसगढ़ से कहीं ना कहीं एक खास लगाव रहा है क्योंकि यही आपकी जन्मभूमि रही है, कर्मभूमि भी एक तरीके से कहा जाए तो यही है। कैसे एक आम परिवार की लड़की जो छत्तीसगढ़ में रही है वो दिल्ली जाती है, बड़े शहर जाती है, मिरांडा हाउस जाती है, उच्च शिक्षा ग्रहण करती है? कितना चैलेंजिंग था, कितना टफ टास्क ये आपके लिए रहा? चैलेंजिंग ज़रूर था, लेकिन हमारे घर की नींव में खड़े हैं स्वर्गीय मोहनलाल पांडे, मेरे दादाजी के बड़े भाई, जिन्होंने गांधी जी को मध्य प्रदेश में जब गांधी जी दौरा करने आए तो उस समय उन्होंने उनको रिसीव किया। मेरे दादा उस समय MA इंग्लिश थे BHU से। गांधी जी से मिलने के बाद उन्होंने गांधी दी एब्स्ट्रैक्शंस नाम की किताब उन पे लिखी। उनसे मैं बहुत प्रेरणा पाती हूँ। फिर मेरे घर में ब्यूरोक्रेट्स एंड प्रोफेसर्स एंड डॉक्टर्स ही थे, ब्यूरोक्रेट्स हालांकि कम थे, पर मेरी नानी के जो नाना थे वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में अंग्रेज़ों के ज़माने में चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, बंशीलाल पांडे जी। चलिए, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी ज़्यादा जो आपको एक कनेक्शन जो रहा है वो घर के लोगों से मिला है और एक इंस्पिरेशंस आपके लिए आपके घर में भी बहुत से लोग रहे हैं और उन्हीं से ही आप इंस्पायर होके ऐसे आगे बढ़ी हैं। आपके लिखावट के शब्दों की यहाँ पर विषयों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी आपकी रही है, जो मेन आपका सब्जेक्ट रहा है। विमेन एम्पावरमेंट को लेकर आप लिखती हैं, तो कैसे ये सब के बारे में आपको महसूस हुआ कि इसके बारे में लिखना चाहिए और कैसे अभी की जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन को आप कैसे देखती हैं? मुझे ये लगता है कि चाहे वो एक मेहतर हो, चाहे वो एक हमारी थ्रेडिंग आईब्राउज बनाने वाली दीदी हो, चाहे कोई प्रोफेसर हो, चाहे कोई पायलट हो, जो भी स्त्री टेबल पर अपने पैसे से कुछ रखने का मादा रखती है, साहस रखती है, हिम्मत करती है, घर से बाहर निकलकर कुछ ना कुछ अपना जोड़ देने की अपने उस खाने की टेबल में, वो हमको सशक्त करती है। अपने आप को जो सशक्त करती है वो साथ साथ में अपने कुनबे के हर व्यक्ति को सशक्त करती है। मेरा मानना है पेट्रियार्की केवल महिला विरोधी नहीं है, आप समझ नहीं पाते हैं और आप स्वयं आदमी होकर, पुरुष होकर पेट्रियार्की के तले इस कदर दब जाते हैं कि हमें सिखाया जाता है मर्द को दर्द नहीं होता। क्या विडंबना है ये, जहाँ पे हम लैंगिक समानता की बात भी बराबरी से कर नहीं सकते और महिलाएं केवल व्हाट्सएप जोक्स बनकर रह जाती हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा एक सब्जेक्ट आपने उठाने की कोशिश की है, बहुत अच्छा ये इशू है क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाकई जो अभी के प्रेजेंट जो सिचुएशन है इसमें यही बात होती है। महिलाओं को आधार तो माना जाता है लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मजाक उसका व्हाट्सएप जोक्स पे, जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया है। 100% इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसी बात होती है और ऐसे सिचुएशंस आते ही हैं। आपको क्या लगता है, अगर आप अपनी बात रखने की कोशिश करती हैं, आप अभी बड़े मंचों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती, कितना सफल आप हो पाती हैं और अभी के वर्तमान हालात क्या कुछ है? मुझे ये लगता है मिसोजिनिस्टिक तो हम हैं, हम नारी हेटिंग हैं, लेकिन हम उन्हीं घरों में नारी हेटिंग है जहाँ का आदमी सिक्योर नहीं है। मुझे सशक्त बनाने में बहुत बड़ा हाथ मेरी माँ के साथ साथ मेरे पिता, दादा और नाना का भी है। दादा अपढ़ थे पर पढ़ाई का महत्व जानते थे, नाना बहुत पढ़े लिखे थे पर उनमें दम्भ नहीं था। गर्व और दम्भ में बहुत बड़ा अंतर होता है। जिस दिन हम वो समझ जाते हैं तो हम समानता की बात को भी समझने की चेष्टा करते हैं।
चलिए, बिल्कुल, बहुत अच्छे से और बेबाकी से आप अपनी हर एक बात को रखती हैं। और बात जब लैंग्वेज की आती है तो कहीं ना कहीं एक बैरियर थोड़ा कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। हिंदी की बात हो, इंग्लिश की बात हो, छत्तीसगढ़ी की बात हो, तो जब आपका, क्योंकि आपका सब्जेक्ट एक होता है, जब आप इस पर लिखने के लिए कोशिश करती है तो क्या कुछ और कैसी चुनौतियाँ आती हैं या कितना आसान होता है आपके लिए? दोनों ही चीज़ों से, दोनों ही एंगल से हम समझना चाहेंगे। जी जी। मुझे लगता है कि चुनौतियां नहीं आती जिस समय एक स्त्री हाथ में कलम उठा लेती है और अपनी किस्मत को और अपनों की किस्मत को बदलने के लिए कमर कस के ठान लेती है। उसी दिन वो उस बात की शुरुआत कर देती है, वो नींव रख देती है उस चीज़ की जो उसको अब किसी भी मिसोजिनिस्टिक जगह का हिस्सा बनने से रोकेगी, प्रेरित करेगी। मैं वही कह रही थी आपसे जब मैंने कहा कि मिरांडा हाउस से मुझे वो शक्ति मिलती है। मिरांडा जाने के पहले जब मैं देखती थी कि मेरे माँ बाप दोनों कामकाजी हैं, छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, पर कुछ त्रुटियाँ हैं जो मैं बताना चाहूँगी, उजागर करना चाहूँगी ससम्मान आपके तरफ। वो ये है कि जब हम देखते हैं कि एक औरत काम करने निकल रही है, हम कहते हैं बेचारी को काम करना पड़ता है, क्योंकि शायद उसके लिए इनफ नहीं होता होगा उसके हस्बैंड के किया गया द्वारा लाया गया, जो हस्बैंड काम करके कमा के ला रहा है, मे बी दैट इज़ नॉट सफिशेंट। तो मुझे ये लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस नैरेटिव को चेंज किया है मिरांडा हाउस ने। जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि जो भी औरत अपने लिए 4 कौड़ी भी कमा के अगर लाती है तो वो अपने आप को, अपनी तकदीर को बदल देती है। आप देखेंगे जो लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं और जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, उन दोनों की किस्मतें अलग होती हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक सोच का भी बहुत बड़ा ये फ़र्क भी होता है जानवी जी, जैसे कि आपने जो शुरुआत की है। और मैं वापस से उसी सवाल पर आना चाहूँगी कि कैसे आप घर की दहलीज़ को जब लांघती हैं और फिर आपको जेंडर इक्वलिटी या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, मिरांडा हाउस आप गई, बड़े बड़े आपने आइडियल्स अपने बनाए और उन्हें देखा भी है कि किस प्रकार से देश की बड़ी शख्सियतें उसी जगह से पढ़कर बाहर निकली हैं। तो क्या यहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला या कैसे क्या कुछ हुआ? मुझे लगता है इंस्पिरेशन, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन जो सोशल स्टिग्मास को, टबूज़ को एंड स्मैशिंग पेट्रियार्की का जो काम मेरे घर में कर रहे थे वो मेरे पिता थे। क्योंकि माँ और पिता में बारी बंदी हुई थी कि आज तुम कॉफ़ी बनाओगी और आज मैं कॉफ़ी बनाऊंगा। तो हमने कभी ये नहीं देखा कि पिता ने जो कह दिया सो कह दिया और आंख मूंद के मानना पड़ेगा। सबसे बड़ी एक और बात ये थी कि घर का वातावरण बहुत ही डेमोक्रेटिक था, जहाँ पे मुझे और मेरी छोटी बहन को कभी भी माँ बाप के द्वारा कुछ बता नहीं दिया गया कि तुम्हें यही करना है। इनफैक्ट एक बहुत सुंदर वाक़या है, 10th के बाद मेरा स्कूल जो था वेवली मसूरी, वो 10th के आगे नहीं था। तो माँ ने मुझे पीसीबी लेवाया, बायो में मैं अच्छी छात्रा थी, पिता मेरे डॉक्टर थे। तो पिता ने जब सुना कि पीसीबी लेवा दिया है तो मेरे पिता ने मुझे कॉल किया कर्नाटका से मसूरी में और कहा, व्हाट इज़ इट दैट आई हियर, माई डॉटर लव्स लिटरेचर, पैक योर बैग्स एंड लीव फॉर दिल्ली। आप ये सोचें कि ऐसा कहने वाला पिता कितना अनऑर्डिनरी फादर है। आमतौर पर होता यह है कि मैं जो हूँ मैं अपनी औलाद को वही बनाना चाहती हूँ, पर मेरे पिता ने इसका विपरीत किया। वो कारण है कि मैं मिरांडा हाउस गई, वो ही कारण है जिसके कारण उन्होंने मुझे कहा कि 10वीं के बाद मेरी कोई भी औलाद किसी हालत में अपने घर में नहीं रहेगी, क्योंकि बरगद की पेड़ के छांव में बाकी पौधे उगा नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है कि कहीं ना कहीं ये घर से ही बहुत अच्छी ये शुरुआत हुई है। और यही वजह है कि आज की तारीख में अगर आप विमेन एम्पावरमेंट को लेकर अगर आप बात करती हैं, बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, तो उसके पीछे आपके परिवार वालों का, आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा ये योगदान भी है। चलिए, अब आपके कुछ लिखावटों को भी लेकर हम बात कर लेते हैं। जो आपने कुछ लिखा है, कुछ कविताएं आपने लिखी है, हिंदी में भी आपने लिखी है, छत्तीसगढ़ी में भी लिखी है, इंग्लिश में भी लिखी है। शुरुआत हिंदी से करते हैं कि हिंदी में क्या कुछ आपने खास लिखा है, आपका पसंदीदा अब तक का लिखा? मेरा पसंदीदा जो मैंने लिखा है हिंदी में वो है सुंदर स्त्री। और सुंदर स्त्री की प्रेरणा मुझे हर उस स्त्री से मिलती है जो कहीं ना कहीं समाज के द्वारा जिसे बताया जाता है कि तुम कौन कौन से पैरामीटर्स में कम आंकी जाओगी, क्योंकि तुम काली हो, मोटी हो, छोटी हो, नाटी हो। और दुखद बात यह है कि बच्चियां इस झमेले में पड़ के दूसरों के हिसाब से सौंदर्य को परिभाषित करती चली आती हैं, स्वयं की किस्मत को बर्बाद करने के लिए। हर एक बच्ची को, किसी भी उम्र की बच्ची को, महिला को, बूढ़ी को, जवान को, आप सबको मैं ये डेडिकेट करती हूँ। इस कविता का नाम है सुंदर स्त्री। बस शुरुआत के कुछ 4 लाइनें बताऊंगी जी। गैरों को आकर्षित करना, अपनों की बातें मानते चले जाना बिन सवाल किए, अपनी भलाई किसमें है ये पूछना तुम औरों से, ढल जाना उस ढर्रे में जो सांचा है पितृसत्तात्मक व्यापार का, तो शायद वह तुम्हें सुंदर कह दें जो मन से स्वयं कुरूप है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार है। और ये तो हम चाहेंगे कि आप आगे भी और भी ये कविताएं बताएं, क्योंकि हम समय की सीमा से थोड़े बंधे हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी ये कविता है। चलिए, हिंदी का तो ये आपने शुरुआत आपने की है,
छत्तीसगढ़ी की अगर बात आती है तो काबर के आप मन छत्तीसगढ़िया नोनी हवा तो ऐसन में छत्तीसगढ़ी में घलो हमन के जो दर्शक मन हवे ओहू मन हा आप मन ला छत्तीसगढ़िया में सुने बर चाहत है कि का कुछ आप मन छत्तीसगढ़िया में लिखे ओकर मन बर। छत्तीसगढ़ा मोर प्रेम के भाषा हरे। मैं हाँ हिच्चे के बेटी आऊँ और मोला अब्बड़ गर्व लागथे जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपन बात ला, अपन भाषा, अपन बोली, अपन मस्तिष्क में जौन जौन बात ला मैं हाँ वैल्यू करता हूँ ओला अगर मैं अपन साथी संगवारी मन संग शेयर कर सकूँ तो मोर बर अब्बड़ गर्व के बात है। कुछ अंश सुनावत हूँ आप मन ला। वो कविता के नाम है महरारू। चूड़ी सिंदूर कंगन बाली झुमका औ मुस्कान है, बने असन मानुष के घर महरारू वस तभिच्चे तोर मान है। औ जो पी के घर आके गरजे जीवन तप शमशान है, मर्द वही जो हाथ न छोड़े नामर्दी गुमनाम है। वाह वाह, बड़ सुघर और बहुत सुंदर आपन अपन ये बात ला रखे हो ये कविता के माध्यम ले हमारे दर्शक मन ला भी जरूर ये पसंद आए हुई। तो चलिए हिंदी में बात हो गई है, छत्तीसगढ़ी में भी बात हो गई है, अब बारी इंग्लिश की आती है कि इंग्लिश में भी आपका लिखा कुछ हम सुन लेते हैं और अपने दर्शकों को सुना देते हैं। जी, मेरी जो किताब सीएम साहब ने लॉन्च की थी मर्रा गांव से, मर्रा मेरा नाना जी का गृह ग्राम है, तो ये आई गिफ्ट यू अ रेनबो इस किताब का नाम है। इस किताब में 62 कविताओं का संकलन है। जो पहली कविता है उसका नाम है फॉर डॉटर्स। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाती हूँ। स्पेल कास्टर का मतलब होता है मजिशियन, जादूगर। सुनिए। माई स्पेल कास्टर, यू आर बॉर्न अन्यू विद एवरी विश यू मेक एवरी टाइम। यू आर वीक लाइक अ ड्राई ट्विग when you forget to mount your attacker's horse। भावानुवाद करना चाहूँगी। मेरी जादूगर, तुम हर बार नई उत्पन्न होती हो जितनी बार तुम्हारे मन में एक नई इच्छा जागृत होती है, पर तुम उतनी ही वीक हो जैसे सूखी काड़ी जब तुम भूल जाती हो कि तुमको धराशायी करना है अपने अटैकर को उसके ही घोड़े पर सवार होकर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत शानदार ये बात आपने कही है और लिखी है कि इंग्लिश में जिस तरह से आपने उसे लिखा है। और अभी कुछ देर पहले जो बात हो रही थी कि लैंग्वेज को लेकर कितने चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उतनी ही खूबसूरती से आपने उसे इंग्लिश में जितना सुनाया है वैसे ही और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसका भावानुवाद भी किया है और हिंदी में भी आपने हमारे दर्शकों के बीच में रखा है। किताब का जिक्र हुआ है और चूंकि अब कविताओं के बाद में मैं किताब के बारे में आपसे पूछना चाहती थी, आपसे जानना भी चाहती थी। आपकी हाल ही में किताब जो है वो लॉन्च हुई है, आई गिफ्ट यू अ रेनबो, जो हाल ही में लॉन्च हुई है। कविताओं का ये संग्रह है, कितनी कविताएं हैं, क्या कुछ इसका विषय है, ये हम समझ लेते हैं। जी, ये आई गिफ्ट यू अ रेनबो की प्रेरणा मेरी नन्ही सी बिटियाँ हैं जो अभी 3.5 साल की भी नहीं हुई हैं। इन कविताओं को मैंने लिखना तब शुरू किया था जब मेरी बेटी पैदा हो गई थी। उनके 7 महीने के होते तक मैं 365 से ज़्यादा कविताएं अंग्रेज़ी में लिख चुकी थी। तो ये जो 62 कविताओं का संग्रह है इस किताब में, वो थोड़ी आसान अंग्रेज़ी में लिखी गई कविताएं हैं जो बच्चे को, हर किसी को, छत्तीसगढ़िया, कोई भी छत्तीसगढ़िया हा ओला पढ़ सकत है, समझ सकत है। काबर के एकदम आसान अंग्रेज़ी के जानबूझ के उपयोग करे गए हैं। और इसका जो मेन मुद्दा था वो ये था, हमको जेंडर स्मैश करना था, जेंडर बेंडर हमको बन के कुछ नया साबित करना था। साबित केवल ये करना था कि सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट एंड जेंडर इज़ अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पैदा हुए हैं जिस लिंग के साथ, वो तो भगवान ने निर्धारित किया है, लेकिन लिंग बेस्ड जो हम रोल बना लेते हैं कि औरत ही किचन में जाएगी, क्या आदमी खाना नहीं खाता, क्या बच्चे खाना नहीं खाते? जब तक आप सबको सम्मिलित करके काम नहीं करते, उसको एंजॉय नहीं करते, वो घर उस बात के बिना कभी डेमोक्रेटिक हो नहीं सकता। और जो भी, जहाँ भी तानाशाही होगी वहाँ के बच्चे बढ़ नहीं सकते, बढ़ भी गए तो उनके घर कभी खुशनुमा नहीं हो सकते। तो ये एक नन्ही सी कोशिश है, जेंडर बेंडर का काम है ये। व्हाट इज़ इट? इट इज़ अबाउट it is about smashing patriarchy, questioning status quo and everything which has to do with making it a more equal world। चले बिल्कुल, तो बहुत सुंदर और बहुत सुंदर ये कविता लिखे गए है। छत्तीसगढ़िया महतारी कोती ले एक किताब ला लिखे गए है। और एमा जो जैसे कि उमन घलो बताइन है कि जब उमन हा अगर मन रहीन है तो अपन 7वां महीना के आत तक माँ उमन हा कतकोन कविता इल्मा लिख दे रही से। और जैसे कि अभी उन्होंने बताया भी है कि ये तमाम जो कविताएँ हैं, ये अगर इसकी भाषा इंग्लिश है तो ये बहुत टफ इंग्लिश या बहुत कठिन अंग्रेज़ी ऐसे इसमें शब्दों का चयन नहीं किया गया, बहुत आसान शब्दों का चयन किया गया ताकि आम भाषा में और आम शब्दों में इसे पढ़ा जा सके, इसे उतने ही अच्छे तरीके से समझा भी जा सके। तो ये थे हमारे साथ में जानवी पांडे जी जिन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी है। जानवी जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। थैंक यू।
तो आज के खास मुलाकात के इस अंक में हमारे साथ में स्टूडियो पर मौजूद थी जानवी पांडे जी, जो कि लेखिका हैं, कवित्री हैं और साथ में अनुवादक भी हैं। जितनी बेबाकी से वो अपनी राय रखती हैं, उतनी ही खूबसूरती से अपनी सभी बातों को वो कह भी जाती हैं। जेंडर इक्वालिटी को लेकर बात करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात करती हैं और यही वजह है कि बड़े बड़े मंचों पर भी लगातार वो अपना वक्तव्य इस विशेष विषय के माध्यम से वो रखती हैं और अपनी बात पहुँचाने की कोशिश लोगों तक करती हैं। इसी के साथ खास मुलाकात के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।